बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं इसके स्पेलिंग भूल जाने के डर से इसको यूं याद करता हूँ, ही इज़ एन बर्ग, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है बेयकीनी, ठीक है। हेज़नबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेयकीनी, और प्रिंसिपल कानून, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आइए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बोहर था ना, बोहर कहता था कि लोगों, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है, पोजीशन यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम, इन दोनों चीज़ों को हम सेम टाइम में, एक ही वक्त में फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम टाइम में मेजरेबल हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। ये कौन कहता था? बोहर। और ये गलत कहता था। ये बात किसने बताई कि ये गलत कहता था? 1927 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम हेज़नबर्ग था। इस बंदे ने कहा कि वी cannot determine exactly the position and momentum of electron simultaneously। simultaneously का मतलब होता है एक ही वक्त में हम दो चीज़ें, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को इकट्ठे एक्यूरेसी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस बात को इसने नाम दे दिया हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कैसे समझाएंगे आप हमें? देखो, इसने एक इक्वेशन पेश की थी जो कि थी डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बड़ा है या फिर बराबर है h/4 ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे हेज़नबर्ग का। देखें, इसमें जो डेल्टा एक्स है ना, ये शो करता है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो डेल्टा पी है ये शो करता है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। 4 तो 4 होता है, पाई भी पाई होता है। ये पूरी चीज़ क्या है? ये पूरी चीज़ एक कांस्टेंट है, दो चीज़ों की रेशो है और ये कांस्टेंट है। अच्छा, मैं ना आपको कैसे समझाऊं? देखें, मैं आपके सामने लिखता हूं A.B इज इक्वल टू 20। ए और बी का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 20 है, तो आंसर आएगा 20। अगर ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा? 20। अगर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 10 है तो आंसर क्या आएगा? 20। अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 2 है तो आंसर क्या आएगा? 20। मतलब समझिए, ये सारे आंसर क्या हैं? कांस्टेंट हैं। अगर दो वेरिएबल ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी वैल्यूज़ इस तरह से होनी चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ से ले ज़रब कांस्टेंट वैल्यू है। तो कब ये मुमकिन है? जब अगर ए की वैल्यू छोटी है तो बी की वैल्यू बड़ी है और जवाब 20 है। नीचे वाले केस में ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू छोटी है तो जवाब सेम है। इसी तरह ए की वैल्यू छोटी है और बी की वैल्यू बड़ी है, जवाब सेम है। इसी तरह ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, जवाब सेम है। तो ये आप क्या सिखाना चाहते हो कि अगर दो चीज़ें ज़रब खा रही हों और आप ये जो है ना लागू करना चाहते हो कि दो चीज़ें जो ज़रब खा रही हैं उनका हासिल ज़रब कांस्टेंट ही आना चाहिए, तो ये कब मुमकिन होगा? जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू बड़ी रखेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू छोटी रखेंगे, तब जवाब जो है ना वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब ज़रा ऊपर वाली इक्वेशन में देखना, ये क्या है? ये जाहिर करता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये जाहिर करता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है।
और ये क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट है। आप समझें, ये ए है, ये बी है, ये जवाब क्या है, 20 है। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो डेल्टा पी की वैल्यू को छोटा ही रहना होगा। क्यों? अगर ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी तभी ये चीज़ सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि अगर पोजीशन की वैल्यू बड़ी है तो मोमेंटम की वैल्यू छोटी होगी। जो वैल्यू बड़ी होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है और जो वैल्यू छोटी होती है वो लेस एक्यूरेट होती है, वो इनएक्यूरेट होती है। तो क्या कहना चाहता है कि अगर पोजीशन की वैल्यू बड़ी होगी तो आप कहेंगे पोजीशन की वैल्यू क्या है, सर्टेन है, यानी जिस पर यकीन किया जा सकता है। और इसकी वैल्यू बड़ी है तो मोमेंटम की वैल्यू अनसर्टेन हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट मैयर हो सकेगी, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट मैयर नहीं हो सकेगी। मैं कॉन्सेप्ट को उलट कर रहा हूँ, बात को उलट कर रहा हूँ कि अगर मोमेंटम डेल्टा पी की वैल्यू बड़ी है और तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, छोटी। डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी होगी, डेल्टा पी की वैल्यू बड़ी होगी। डेल्टा पी की वैल्यू एक्यूरेट होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी होगी। मोमेंटम की वैल्यू सर्टेन होगी और पोजीशन की वैल्यू अनसर्टेन होगी। तो एक वैल्यू सर्टेन हो रही है जिस पर यकीन किया जा सकता है और दूसरी वैल्यू अनसर्टेन हो रही है जो नाकाबिल यकीन है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज एक ही वक्त में मैयर करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। एक मिनट, हाँ, तो मैं क्या आपको बता रहा था कि अगर एक वैल्यू सर्टेन है तो दूसरी अनसर्टेन है, तो इसका मतलब दोनों एक ही वक्त में फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो इससे ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब ना हम इस बात को ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए कॉम्पटन इफेक्ट को देखते हैं। ये कॉम्पटन इफेक्ट फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ये जो बात अब मैं आपको समझाऊंगा, आप ये समझना कि ये कॉम्पटन इफेक्ट के को ही सर समझा रहे। देखो, ये है जी जनाब वाला एटम और ये है उसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन। अब हम ना ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर है या हम इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसका मोमेंटम भी इकट्ठे फाइंड आउट हो। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करते हैं, फर्स्ट करें एक्स रेज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स रेज की वेवलेंथ छोटी होती है। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, अगर आप एक्स रेज यूज कर रहे हैं तो एक्स रेज की वेवलेंथ है छोटी। आप किसी भी स्मॉल पार्टिकल को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो कैसे नजर आता है आपको? अगर उस पार्टिकल का साइज यूज होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ के बराबर है या उसका साइज यूज होने वाली रेडिएशन के वेवलेंथ से बड़ा है तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, उसका पता चलेगा। इसलिए आप लोग एक्स रेज यूज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज और एक्स रेज की वेवलेंथ का साइज कंपेरेबल है, इसलिए हम एक्स रेज को यूज करते हैं। एक्स रेज आती हैं, एक्स रेज आकर इस इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराती है ना तो इस बात का आइडिया होता है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन से एक्स रेज टकराती है, वहां पे कोई चेंज आता है। मगर क्या होता है, क्योंकि ये एक्स रेज है ना, इनकी वेवलेंथ क्या है, इनकी वेवलेंथ है स्मॉल, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी होगी लार्ज। तो स्मॉल वेवलेंथ है, एनर्जी लार्ज है। ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं तो वो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ा देती है। ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से पहले घूम रहा था अब उससे तेज वेलोसिटी से ये घूमना शुरू कर देता है और इसकी वेलोसिटी जब चेंज हुई तो mv भी चेंज हो गया, यानी मोमेंटम इसका चेंज हो गया। आपने पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की, थोड़ा आइडिया लगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, पोजीशन तो फाइंड आउट होने के करीब थी या फाइंड आउट हो गई, मगर मोमेंटम अनसर्टेन हो गया, मोमेंटम तब्दील हो गया वेलोसिटी के तब्दील होने से। क्यों? क्योंकि ये तेज एनर्जी वाली रेडिएशन जब टकराती है तो इलेक्ट्रॉन को टक्कर मिलती है और इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमना शुरू कर देता है, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। अब वो कहते हैं आप एक काम करो कि ऐसी रेडिएशन यूज करो जिनसे स्पीड इलेक्ट्रॉन की चेंज ना हो, मोमेंटम तब्दील ना हो, लेस एनर्जी वाली रेडिएशन शो करो। तो हमने कहा हम विजिबल लाइट शो कर देते हैं, हम विजिबल लाइट को इस्तेमाल कर लेते हैं।
विजिबल लाइट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये है जी विजिबल लाइट, ये देखो ये आ रही है विजिबल लाइट। अरे विजिबल लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराती ही नहीं है। जब टकराएगी ही नहीं, उसमें से गुजरेगी ही नहीं, तो उसकी पोजीशन का कैसे आइडिया होगा। विजिबल लाइट को हमने यूज किया ताकि मोमेंटम चेंज ना हो, क्योंकि विजिबल लाइट की एनर्जी कम है, वो इलेक्ट्रॉन से अगर टकरा जाएं तो उसकी वेवलेंथ, उसकी स्पीड को चेंज नहीं करते, उसके मोमेंटम को चेंज नहीं करते। मगर मौत ये है कि विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में भी नहीं बताती हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में भी विजिबल लाइट हमें नहीं बताती। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है और इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कैमरे की जो लाइट है वो मध्यम पड़ चुकी है, इसलिए मैंने जल्दी से अपना टॉपिक वाइंड अप किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।